यश, जो हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहता था, उसे कियारा के जरिए एक मौका मिला था। दूसरा, उसे ढेर सारे पैसे भी मिलने वाले थे। यश ने जैसे ही पैसों के बारे में सोचा, उसने खुद से कहा, भोलेनाथ की कसम, हम उन पैसों को हाथ भी नहीं लगाएंगे। सारे पैसे अनाथालय में जाएंगे, जहां मेरे जैसे अनाथ पलते हैं। यश नाम है हमरा, किसी के फेंके हुए टुकड़ों पर नहीं जीते हैं हम। खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देती हूं, बाकी की फॉर्मेलिटीज भी जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगी। कियारा वापस गाड़ी में बैठने लगी। यश भी उदास चेहरा लेकर चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गया। न दरवाजे की आवाज पर ध्यान दिया, न एसी की हवा पर। वो बस बैठ गया, जैसे किसी और ही दुनिया में आकर फंस गया हो। गाड़ी का इंटीरियर महंगा था, हर चीज चमचमाती हुई, और उसमें बैठा हुआ यश एक गरीब चाय वाला। वो पहली बार डर रहा था। डर इस बात का नहीं था आगे क्या होने वाला है, डर इस बात का था कि पीछे क्या छूटने वाला है। सामने बैठी कियारा बिजनेस कॉल पर लगी हुई थी। तेज अंग्रेजी कॉर्पोरेट टोन बिजनेस के शब्द। यश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मन ही मन बोला, इनकी दुनिया में हम कहां फिट होंगे। रात के 1 बजने को आए थे और कियारा ने यश को घर छोड़ दिया। देर रात हो जाने की वजह से सभी घरों की लाइट बंद हो चुकी थी, सिवाय एक के। यश के नीचे वाले घर की लाइट अभी भी खिड़की से चालू दिख रही थी, जिसके अंदर श्रुति अपनी मां के साथ रहती थी। इतनी मेहनती लड़की है, दिन में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी, और एक ही मैडम है जिसे अपनी जान की भी परवाह नहीं। यश ने मन ही मन श्रुति का कंपैरिजन कियारा से किया। श्रुति और कियारा दोनों के बीच एज डिफरेंस भी मुश्किल से 1-2 साल ही था। एक तरफ कियारा अपने पिता के पैसों से पेट्रोल जलाने का स्ट्रगल करती थी, तो दूसरी ओर श्रुति अपनी मां का चूल्हा जलाने के लिए स्ट्रगल करती थी। जब से श्रुति के पिता गायब हुए थे, तब से ही घर की और श्रुति को पढ़ाने की जिम्मेदारी उसकी मां पर आ गई थी। उन्होंने जैसे तैसे ऊपर का जुगाड़ का रूम बनाकर यश को रेंट पर तो दे दिया था, लेकिन उसके रेंट के पैसों से भी उनकी पूर्ति नहीं हो पाती थी। प्रॉब्लम यह नहीं थी कि उनके खर्चे ज्यादा थे, बल्कि यह थी कि उसके गायब पिता अपने परिवार पर कर्ज का बोझ भी छोड़ गए थे, जिससे दोनों मां बेटी जूझ रही थी। श्रुति के पिता एक दिन अचानक से घर छोड़कर चले गए और तब से उनकी कोई खबर ही नहीं आई। श्रुति और उसकी मां को यह भी नहीं पता कि वो आदमी जिंदा भी है या नहीं। संपत्ति के नाम पर वो स्लम एरिया में एक 10 लाख रुपए का छोटा सा घर और 10 लाख रुपए का ही कर्जा छोड़ गए, जो उन्होंने डोंकी फ्लाइट के लिए किसी लेनदार से लिया था। इसी 18 लाख रुपए का इंटरेस्ट श्रुति और उसकी मां पिछले 10 सालों से भरते आ रहे थे। उसकी मां ने काफी मेहनत करी, घर के कई सामान बेच डाले, लेकिन उसके बाद भी वो 10 लाख रुपए की मूल रकम 1 रुपए से भी कम नहीं हो पाई। यश जैसे ही अंदर घुसा कि कामिनी बाहर आ गई और बोली, यश, तू वापस आ गया है रे। तेरे को पुलिस वाले ने जाने दिया तो ठीक है ना रे? श्रुति की मां ने यश के सिर पर हाथ फेर कर कहा, जी कामिनी आंटी, हमारी बेल हो गई। यश ने उन्हें कंफर्ट करते हुए कहा, मेरे को पता था कि भगवान तेरे साथ बुरा नहीं होने देगा, लेकिन बेटा, इसने करवाई तेरी बेल, वो भी इतनी जल्दी? कामिनी ने हैरानी से पूछा। छोड़िए ना आंटी, भगवान के आशीर्वाद से हम अब वापस आ गए हैं, और क्या चाहिए। खैर, श्रुति कहाँ है? यश ने घर में इधर उधर देखते हुए पूछा। श्रुति तो रो रो कर पागल हो गई थी रे। मैंने उसे दवाई देकर जैसे तैसे सुला दिया। कामिनी ने कहा। यश देख पा रहा था कि कोई बात कामिनी को खाए जा रही है। इतने में कामिनी के फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आया, लेकिन कामिनी ने उठाया नहीं। फिर से एक एक करके कॉल आने शुरू हुए। यश ने पूछा, क्या हुआ आंटी, कौन फोन किया जा रहा है आपको बार बार? लोन वाले गुंडे हैं। वो लेनदार का इंटरेस्ट क्या नहीं दिया, रोज फोन करके धमकी देता है। बोलता है कि पैसा नहीं दिया तो तेरी बेटी को उठा लेगा मैं। आज तो उसने घर आने की भी धमकी दी। श्रुति भी अब जवान हो गई है। मैंने सोच लिया है रे, श्रुति के साथ इससे पहले कुछ हो जाए, मैं उसको लेकर अपने गांव चली जाऊंगी और वहां कोई ठीक ठाक लड़का देखकर उसकी शादी करवाऊंगी। कामिनी के उदास चेहरे के साथ यश का चेहरा भी लटक गया। यश ने मन ही मन कहा, नहीं नहीं, श्रुति को हम दूर नहीं जाने देंगे।
वो लड़की काफी टैलेंटेड है और मेहनती है। हम उसकी जिंदगी ऐसे तबाह नहीं होने देंगे। वो अभी कामिनी से बात कर ही रहा था कि तभी अचानक से 2-3 गाड़ियां आकर रुकी और उनमें से एक आदमी उतरकर कामिनी की तरफ बढ़ा। कामिनी उसे देखते ही घबरा गई। वो कामिनी का लेनदार रघु था। कामिनी घबराई हुई आवाज में बोली, मुझे थोड़ा सा वक्त। रघु गुस्से में भड़क उठा। कोई वक्त नहीं मिलेगा। रघु के 2 आदमियों ने बिना एक पल गवाए कदम आगे बढ़ा दिए, सीधे श्रुति के कमरे की ओर। यश ये सब देखता रहा। उसका खून खौलने लगा, लेकिन उसके कदम जैसे जड़ हो गए थे। तभी दोनों आदमी श्रुति को कमरे से घसीटते हुए बाहर लाए। श्रुति और कामिनी की हालत देखकर यश के अंदर कुछ टूट सा गया। उसने भीड़ को चीरते हुए रघु की तरफ देखा और कांपती आवाज में बोला, अब इन लोगों को कछो मत करो। हम पैसों का कैसे भी करके इंतजाम करेंगे, आप परेशान मत हो। उसके इतना कहते ही रघु ने उसे धक्का दिया और कहा, घर में नहीं खाने को, अम्मा चली भुनाने को। इतना कहने के बाद रघु ने श्रुति को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और चाय वाला बना बिलियनर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।